नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये चैनल आप देख रहे हो, मैंने ये उन सारे एस्पिरेंट के लिए बनाया है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसे तैयारी की जाए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए और क्या पूरी रणनीति होनी चाहिए। तो मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। और अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं इस चैनल में आपको सारे वो डाउट क्लियर कर दूंगा जो आप लोग हमेशा अलग अलग चैनलों पे सर्च करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करें। तो मैं इन सारे आपके जो जवाब हैं वो मैं सारे इन चैनलों पे दे दूंगा। तो आज हम लोग सबसे पहले इस जो चैनल का शुरुआत है, इस चैनल में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। मतलब यूपीएससी में कौन कौन से पेपर्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या लेवल्स होते हैं, कौन कौन से पेपर आते हैं, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके GS1 GS2 GS3 के सब्जेक्ट हैं, सीसेट वगैरह, उन सबके भी वीडियो बना के लेकर आऊंगा ताकि और आपकी सहायता हो सके। और ये जो चैनल है खास करके उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं और जिनको क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम में कंटेंट मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी मीडियम के कंटेंट मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल है। अगर बात की जाए इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे कंटेंट है जो एक ही जगह मिल जाते हैं। बट हिंदी मीडियम के बच्चों को हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनको कंटेंट नहीं मिल पाता है, उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा बरकरार रहती है। तो हम लोग इस चैनल में जो है ये सारे प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएससी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी की तैयारी हर एस्पिरेंट आजकल इंडिया में करना चाह रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की रणनीति जो है वो उनको पता नहीं है कि कैसे करना चाहिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आज मैं यही सब आपको बताने वाला हूं। तो यूपीएससी, जैसा कि आप सभी को पता है, ये ठीक है, यूपीएससी, अगर यूपीएससी सबसे ज्यादा इंडिया में जो प्रचलित है वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मेन लोगों का एम क्या होता है, आईएएस बनने के लिए। ठीक है, लेकिन ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है, सॉरी ये मैंने यूपीपीएस कर दिया, यूपीएससी, ठीक है, यानी ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये क्या करती है, जितने भी राष्ट्रीय लेवल पे जो भी वैकेंसियां होती है उनको निकालने का काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। बट यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये मेन जो सबसे बड़ा भारत का एग्जाम है आईएएस, और एक जो हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं आईपीएस, ये भी इन एग्जामों को कराती है। इसके बाद इसके अंडर में जो भी बाकी एग्जाम्स है ए ग्रुप के हैं, वो सारे ग्रुप के जो आईआरएस हैं, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू जो सर्विसेज आप वगैरह देखते हो, जो भी ए ग्रेड के जॉब्स है, सब इसी के अंडर यानी यूपीएससी ही द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो फिलहाल के लिए जो आप लोग यूपीएससी का जो मेन एग्जाम आप लोग जिस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबको पता है आईएएस और आईपीएस वगैरह, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो यूपीएससी यानी आपके लैंग्वेज में आईएएस और आईपीएस का जो एग्जामिनेशन आप लोग देना चाहते हो, ये इसके 3 स्टेप होते हैं। कितने? 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है वो है दोस्तों प्री। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, प्री का होता है। दूसरा स्टेप जो आपका आता है वो मेंस होता है। ठीक है, और जो सबसे फाइनल स्टेप्स है वो क्या है, इंटरव्यू। ये 3 स्टेप में जो है आपकी परीक्षा जो है वो होती है। ठीक है, तो ये 3 जो फेस होते हैं दोस्तों, इसमें जो प्री होता है ये आपका 200 प्लस 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। जो आपका मेंस होता है, यानी जो प्री जो क्वालिफाई होके मेंस में जाते हैं उनके लिए ये 1750 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल आपको 2 पेपर करने पड़ते हैं। 2 पेपर में पहला पेपर अगर मैं बात करूं आपको, तो इसमें जो पहला पेपर है वो पहला पेपर होता है आपका सीसेट का। ठीक है, अगर आप सीसेट क्वालिफाई करते हो तो आपका दूसरा पेपर कौन सा होता है, जीएस चेक होता है। ठीक है, जो जनरल स्टडीज है। ठीक है, यानी कि इसको ये GS1 है आपका, ये GS2 है। इन शॉर्ट आप कुछ भी बोल लो, चाहे इसको GS1 GS2, ये 2 पेपर आपके एग्जामिनेशन में होते हैं। ये दोनों 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आप ये दोनों पेपर एक साथ दे सकते हो जब आपको प्री अप्लाई करना है। प्री अप्लाई करने के बाद ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, बट शर्त ये है दोस्तों कि आपको सी सेट में
सी सेट में जो है आपको अप्रोक्स 33% मिनिमम मार्क्स क्या होता है लाना पड़ता है। यानी जब आप 33% मार्क्स लेकर आते हो तब जाके आपका जो ये सी सेट वाला पेपर है ये होने के बाद आपका जीएस का पेपर जो है चेक होता है। यानी अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सी सेट पास होना है, सी सेट के बाद आपका जीएस का पेपर चेक होता है, दोनों पेपर साथ में होंगे। जब आपका सी सेट आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका जीएस का पेपर होने के बाद आप जब उसमें भी पास हो जाते हो, यानी ये जो जीएस है इस जीएस को मेरिट के हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से इसका जो है मार्क्स यानी रैंकिंग लगता है। और जब आप उस मेरिट्स में आते हो तब जाके आप सेकंड स्टेप जो है आप क्या किसके लिए बढ़ते हो, मेंस के लिए। मेंस में अगर मैं बात करूं, मेंस में टोटल होते हैं 9 एग्जामिनेशन, ठीक है, 9 पेपर्स होते हैं। ये 9 पेपर्स की अगर मैं बात करूं, पहला आपका है लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं आपको इसमें 22 भाषा होती है, ठीक है। कितनी भाषा होती है, 22 भाषा। ये सारी भाषा जो है अनुसूची जो अपना संविधान की सूची 8 है उस अनुसूची में, अनुसूची 8 में जो भी भाषा है, ठीक है, जो उल्लेखित है वो 8 अनुसूची में जो 22 भाषा है उन भाषाओं के आपको पहला पेपर एग्जाम देना पड़ता है। जैसे मैं अगर बात करूं मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, इसके बाद मराठी हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, ठीक है, मणिपुरी हो गया, ये सारी, कोंकणी हो गया, ये सारी भाषाएं जो है उसमें से आप एक लैंग्वेज चूज करके आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। ये जो होता है ये 300 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है यानी ये पेपर ए और ये बी, ठीक है, ये जो दूसरा पेपर होता है ये इंग्लिश का होता है, ठीक है। ये इंग्लिश का जो पेपर होता है ये भी 300 मार्क्स का होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों पेपर आपको पढ़ना नहीं है। अब आप सोचोगे यार ये क्या बात बता रहे हो, इसमें 300 मार्क्स के इतना बड़ा पेपर है और इसको पढ़ना नहीं है। तो हाँ, आपने सही सुना, इसको क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए इन पेपरों का एग्जाम देना है और क्वालिफाइंग करने के लिए आपको लाने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ 25% मार्क्स, यानी आपको सिर्फ पास होना है। और अगर मैं आपको बताऊं, आप अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के ये दोनों के एग्जाम पेपर्स अगर आप देखोगे, आप उनको सॉल्व करके जाते हो तो आप 100% पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसमें यह है कि एक तो इसमें निबंध पूछा जाता है, ठीक है, जो कि निबंध आप इजीली लिख सकते हो क्योंकि आप निबंध के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस करोगे। दूसरी चीज, इसमें जो आप अगर देखोगे तो इसमें जो होता है, जैसे अभी आप इसमें हिंदी में जो लिखा है आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है इंग्लिश में, तो मे बी आप वो भी इजीली कर लोगे क्योंकि बहुत इजी दिया हुआ रहता है और पैराग्राफ से चुन के आंसर लिखना पड़ता है। तो आपको ये सब एग्जाम, ये पेपर ए और पेपर बी के लिए आपको दिमाग की माथापच्ची नहीं करना है, आपको इन शॉर्ट क्या करना है, आपको आगे के पेपर की तैयारी करनी है। फिर जब आपका ए बी ये दो पेपर है 300 मार्क्स के, अगर आपने इसमें 25% मार्क्स लाके क्वालिफाइंग कर जाते हैं, तब इसके बाद जो आपके अगला जो आपने प्रश्न का पेपर सॉल्व किया है यानी GS1 GS2, यानी अगर बाकी मैं बात करूं तो इसके बाद आपका होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे के बाद आपका होता है, मैं एक मिनट ये थोड़ा क्लियर करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, तो एक मिनट। तो यहां पे तो पहला आपका पेपर अगर मेन देखा जाए तो वो होता है ऐसे, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका है GS1, थर्ड GS2, फोर्थ GS3, फिफ्थ GS4, सिक्स्थ GS ऑप्शनल 1, सेवेंथ ऑप्शनल 2। ये आपको 7 पेपर हैं और यही 7 पेपर आपका लाइफ बनाते हैं, यानी कि यही 7 पेपर जो हैं ये आपके जो भविष्य हैं ये डिसाइड करते हैं। यानी अगर मैं ऐसे की बात करूं तो 250 मार्क्स ऐसे, GS1 250, GS2 250, GS3 250, GS4 250, ऑप्शनल 1 250 एंड ऑप्शनल 250। यानी अगर ये टोटल आप करते हो तो 1750 मार्क्स का जो है आपका मेंस का एग्जाम होता है।
ये जो मेंस का एग्जाम है ये टोटल आपका 150 मार्क्स का होता है और ये काफी अच्छी तरीके से आप अगर ये चाहो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जो है आपके रूटीन, आपका जो सिलेबस है वो आपको समझने की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये जो 750 मार्क्स का है इसमें अगर मैं फोकस की बात करूं तो आप देख सकते हो, आप जो ऑप्शनल लेते हो और आपका जो ऐसे है, ठीक है, ऐसे और ऑप्शनल, यानी ये 750 मार्क्स जो है 500 ही और 250 मार्क्स, ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप देखोगे तो GS4 जो है ये एथिक्स है, ठीक है, ये एथिक्स कितने मार्क्स का हुआ, 250, 750, यानी टोटल आपका कितना 1000 मार्क्स का जो पेपर है मेंस में, वो 1000 मार्क्स जो है आपको स्मार्टनेस और मेहनत से मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो ही आपकी लाइफ बदलता है कि आप कौन सा ऑप्शनल लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है उस पर भी अभी बात करूंगा मैं। और ऐसे ऐसे जो है निबंध राइटिंग, ये निबंध राइटिंग जो है अगर आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी निबंध आए हैं, और सबसे बड़ी बात है जो अब ऐसे पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स है उनसे रिलेटेड अफेयर्स पूछा जा सकता है। जैसे पर्यावरण में कुछ घटनाएं हुई हैं तो उन घटनाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले पुराने जमाने वाले क्वेश्चन अभी आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो आप लास्ट 2 साल के आप एक बार पैटर्न समझ लो, वो मैं पैटर्न भी आगे समझाऊंगा जब हम लोग निबंध की व्याख्या करेंगे, ठीक है, कि निबंध कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। बाकी रहा पेपर आपका GS1, GS2, GS3, GS4, ये चारों GS पेपर में एथिक्स जो है आपका सिंगल पेपर है, ठीक है। स्टार्टिंग में एथिक्स पे आपको फोकस नहीं करना है, जब तक आप प्री की तैयारी कर रहे हो तब तक आपको GS4 पे फोकस नहीं करना है, ये एक बड़ी चीज याद रखना। इसके बाद रही आपकी ऐसे की बात, ये ऐसे जो है ये आपको अच्छा आपको स्टडी करके रखना है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये 1000 मार्क्स के, सॉरी 250 500 मार्क्स के, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस एथिक्स प्लस ऐसे, ये 1000 मार्क्स आपको इतना पक्का करना है एग्जाम में कि आप इस 1000 मार्क्स में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सको। अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल में आपको लाने हैं 350 मार्क्स। कितने? 350 मार्क्स। अगर आप ऑप्शनल में 350 मार्क्स स्कोर करते हो और ऐसे में समझो 140, तो ये दोनों मार्क्स मिला के कितने हो जाते हैं, 350 प्लस 140, ये टोटल हो गया आपका 490, ठीक है। एथिक्स का पेपर, बाकी जो GS के पेपर है अगर आप देखोगे इनमें आप एवरेज मार्क्स लाते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे GS1, GS2 में जो भी सबके जो भी मार्क्स आते हैं, GS2 में अगर आपने देखा होगा लोगों के, समझो मैं बोलता हूं आप 80 लेकर आए, 80, ठीक है, एथिक्स में आपने 100 लेकर आया, तो ये टोटल कितने हो गए, 340, ओके। और आपका इंटरव्यू जो है आपने जो एथिक्स की तैयारी की है, आपके एथिक्स, अगर आप इन्हीं मूल्यों को इंटरव्यू में अगर आप एप्लीकेबल करते हो, क्योंकि इंटरव्यू क्या है, सबसे इजीएस्ट होता है। इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने की पढ़ाई के बारे में, इतिहास के बारे में, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये प्री और ये मेंस, ये एग्जाम तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड को वेरीफाई कर चुका है। जो इंटरव्यूअर पैनल होता है वो वेरीफाई क्या करना चाहता है कि आप जिस जॉब के लिए आए हो, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कोई भी रट्टा मार के अच्छे से चीजें समझ के वो चीजें पास तो हो सकता है, लेकिन चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि IAS और IPS का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि उनको बहुत बुरे सिचुएशन में उनको एक तथ्यात्मक, एक युक्ति डिसीजन लेना पड़ता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो करंट अफेयर्स में कहीं का मुद्दा हो, जैसे अभी आप देख रहे हो हिजाब का मुद्दा है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका जो हॉबी है, आपने जो लाइफ में किया है, आपकी जो फील्ड रही है, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप इंटरव्यू में 170 मार्क्स प्लस कोर मार्क्स कर लेते हो, यानी इंटरव्यू 170 अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो ये 0 0, तो आप देख सकते हो इजीली जो है, ठीक है, ये प्रॉपर मैंने प्लस किया है ना, 0 7 9 6 13 7 0 2 4, यानी कि आप देख सकते हो कि आप कितना मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, 1000 मार्क्स, ठीक है। मैंने ये ज्यादा फोकस आपको ये 3 सब्जेक्ट पे करने के लिए बताया नहीं, मैंने इसमें आपको एवरेज मार्क्स स्कोरिंग के लिए बोला। बट
बहुत लोग सोचेंगे यार ये ठीक है, आइडिया अपना लेते हैं तो हम लोग ये 3 मार्क्स 3 एग्जाम से ही फोकस करके निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूपीएससी है वो बहुत टैलेंटेड है, उनको पता है ये कैलकुलेशन करके आप लोग जो है वो बाकी सब में आप स्कोरिंग करके आप निकल जाओगे। लेकिन इसके लिए यूपीएससी जो है, ये जो जीएस यहाँ पे एग्जाम होता है जनरल स्टडीज का, इसमें सारे सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपका जो करंट अफेयर्स है, यानी ये तीनों सब्जेक्ट प्लस आपका करंट अफेयर से बना के ये जीएस 1 का पेपर बनता है। और आपको पहला स्टेप्स पार करने के बाद ही दूसरा स्टेप आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो यूपीएससी इतना टैलेंटेड है कि बच्चे ने अगर इसका करंट अफेयर्स और जीएस जो पूरा पेपर 1 आने वाला है, अगर उसकी तैयारी उसने अच्छे से किया है तो ये दोनों पेपर भी वो इजीली कर पाएगा। लेकिन ये जो पेपर्स है, मैं आपको एक खास बात बताता हूं कि बहुत लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं मतलब क्या रणनीति बनाऊं, क्या स्किप कर दूं, क्या पढूं क्या ना पढूं, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरा जो पेपर है वो अच्छा जाए, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपके प्री के 2 महीने बाद ही मेंस का पेपर होता है, ठीक है। तो यानी आपको सिर्फ 2 महीने का ही टाइम पीरियड मिलता है कि उसके बाद आप मेंस का एग्जाम दे सको, प्री के रिजल्ट आने के बाद। तो आपको रणनीति बनाते समय बस ये चीज ध्यान में रखना है कि जो GS 1 GS 2 GS 3 में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन है वो सब प्री में भी है कि नहीं है। अगर जो आपके टॉपिक्स प्री में है, आपको उनको भी क्या करना है, पढ़ना है। यानी आपको प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करना है। कुछ टॉपिक्स है जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि जिसको आपको प्री क्वालिफाई होने के बाद ही करना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्री और मेंस दोनों को साथ साथ पढ़ने के चक्कर में जो प्री में नहीं आने वाला है वो भी टॉपिक्स कवर करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका जो पढ़ने का स्टडी का जो टाइमिंग होता है वो रिवीजन में क्या होता है, ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आपको वही टॉपिक्स पढ़ना है जो आपके प्री मेंस दोनों में हो। और जब आप प्री क्वालिफाई हो जाओ तो जो टॉपिक बचेंगे वो आपके 2 महीने में ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वो 15 से 20 दिन के काम रहते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो आप इजीली, तो ये जो एग्जाम है ये ज्यादा टफ नहीं है। बट अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है सच में, तो मैं आपको बोलूंगा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, पहली चीज आप ये कभी सोच के मत डिसाइड करना कि भाई मेरे GS 1 GS 2 में ये ऑप्शनल अगर हेल्प करता है तो मैं वही ऑप्शनल लूं। आप ये चीजें कभी भी मत करना, क्योंकि आपका जो GS 1 GS 2 है आप 100 120 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, बट आपका जो ऑप्शनल है वहां पे आपका 500 मार्क्स का दाव लगा हुआ है। तो आप ऐसे ही सब्जेक्ट को लो जो आपको इजीली समझ में आए, जिसमें आपने पहले से मार्क्स स्कोरिंग अच्छा किया है और जिसमें आपकी रुचि हो। जैसे मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट होता है मेरे हिसाब से वो होता है हिंदी साहित्य, ठीक है। क्या होता है, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य जो है वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही इजी है, यानी हिंदी साहित्य पढ़ के बच्चे इजीली क्या करते हैं, एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हिंदी साहित्य में आपको 2 चीजों का बेनिफिट मिलता है। पहला ये कि ये हिंदी में है और आप अपनी समझ और तार्किक, अगर आपका जो आपने पढ़ा हुआ है उसकी समझ अच्छे से है तो आप पेपर को इजीली लिख पाओगे। दूसरी चीज, हिंदी जो है हर ईयर चेंज नहीं होती है। अगर आप समझो हिस्ट्री लेते हो, ज्योग्राफी लेते हो, कुछ भी चेंजेस आता है, कुछ नई खोज होती है, वो आपको एड ऑन करके वो सब पढ़ना पड़ता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लो, हर चीजों में आपको एड ऑन करते रहना पड़ता है, अपग्रेडेड होते रहना पड़ता है। बट एक हिंदी साहित्य ऐसा है जो पुरानी ही चीजें हैं, आप अगर फर्स्ट ईयर में भी क्वालिफाई नहीं हो सकते हो तो सेकेंड ईयर रिविजन करना पड़ता है, कुछ एड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हिंदी साहित्य जो है क्या है, सबसे ईजी है। दूसरी चीज, हिंदी साहित्य की सबसे खास बात है कि जो इसका सिलेबस है वो बहुत छोटा है। हिंदी साहित्य का सिलेबस अगर आप देखोगे बाकी सारे सब्जेक्ट से मेरे हिसाब से बहुत छोटा है, क्योंकि इसमें क्या है, कहानियां हैं, कविताएं हैं, भाषा शैली है जो कि पुराने जो हिंदी का इतिहास है यही सब है। और जो भी आपने कबीर के, सूरदास के, तुलसीदास के, ठीक है, निराला के, जो भी आपने स्कूल टाइम में जो भी स्टडी किया था उनमें से भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो यानी हिंदी साहित्य आपको टफ नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और आप चाहते हो मैं अच्छा स्कोरिंग कर लूं,
तो आपको पहली प्रायोरिटी मेरे हिसाब से देना चाहिए किसको, ऑप्शनल के लिए, हिंदी साहित्य। क्योंकि आपको यहाँ पे इनके बारे में नहीं सोचना है कि यार मेरा ये 1000 मार्क्स का पेपर बन जाएगा कि यहाँ भी लूं यहाँ भी लूं। लेकिन आप सोचो अगर आपकी ऑप्शनल की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई तो आप जो है ये 250 प्लस ये 500 यानी टोटल 1000 मार्क्स को रिस्क में डालते हैं। और बहुत लोग यही गलती करते हैं कि लोगों की सुन के कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पे भी मार्क्स खराब आता है, यहाँ पे भी आता है, और वो बोलते हैं यार मेरा 20 मार्क्स 50 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट अगर आप अपना सिलेक्शन कराना चाहते हो तो आपको करना क्या है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इजी चूज करना है जो आप दिल से पढ़ सको। ठीक है, तो ये बात रही आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कि आपको कैसे प्री मेंस क्वालिफाई करना है। जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है, यानी जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो फाइनल आपका राउंड आता है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो लोग पहली बार यूपीएससी देने जा रहे हैं वो तो सोचेंगे यार मैं तो 1200-1500 मार्क्स उखाड़ फेंकूंगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जो एग्जामिनर होता है यूपीएससी का वो पहले से ही माइंड टेंडेंसी लेके रखता है कि अगर बच्चा 250 मार्क्स का पेपर दिया है, आप कितना भी अच्छा लिख लो, ये रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, आप 150 मार्क्स क्रॉस करने में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 180, मतलब आप 200 प्लस जो सपने देखते हैं ना, मैं 200 लेकर आऊंगा, 250 आउट ऑफ 250 लेकर आऊंगा, वो स्कूल टाइम के सपने थे। स्कूल में आपने जो भी मार्क्स लाए, लेकिन यूपीएससी जो है आपको इतना तार्किक बनाना चाहती है, इतना मतलब आपको टैलेंटेड बनाना चाहती है, और इतना आपको जो भी बोलते हैं आपका जो बुद्धिक शक्ति परीक्षण है उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स देती है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे, बट आपको इतना बता दूं को आपको ज्यादा आसमान की तरफ पेपर को नहीं देना है। ठीक है, आपको एकदम इजी मैनर्स में देना है। अब हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको जो है कितना करना है तैयारी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्री को अच्छे से, कि प्री की एग्जामिनेशन हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्री, अगर हम लोग प्री की बात करें, मैं आपको इसमें प्री को कैसे आपको टैकल करना है, कैसे क्वालिफाई करना है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, प्री जो आपका आता है उसमें पहला आएगा जीएस, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2। ठीक है, इन शॉर्ट आपके लैंग्वेज में थोड़ा आपको और इजी समझ में आए तो मैं ये बताता हूं। आपका एक नॉर्मल पेपर होता है और दूसरा होता है सीसैट। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं 200 मार्क्स के होते हैं। कितना? 200 मार्क्स के। ये जो सीसैट होता है इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, और जीएस में आपके, जनरल स्टडीज में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहता है? 2 मार्क्स। और जो सीसैट का आता है ये 2.5 मार्क्स आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एवरी 3 अगर रॉन्ग आप क्वेश्चन का आंसर देते हो तो जीएस के केस में आपका एक क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा, यानी 2 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। और सीसेट के केस में अगर आप 3 क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर लिखते हो तो आपका 2.5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यानी इस चीज को, सबसे मेन चीज यही है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? प्री का एग्जाम क्वालिफाई करना है। दूसरी शर्त, दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि जो बच्चे होते हैं मतलब जो नया नया तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ये जीएस है, जीएस में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो वो सोचते हैं कि यार ये 100 का 100 मैं क्या करूं? अटेम्प्ट करूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो प्री है, ये प्री के मार्क्स जो है ये तो मेंस में जुड़ते नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो आपको इसमें आउट ऑफ स्कोर करके मतलब क्या है? आपको इसमें ये सोचना है कि आपको क्या करना है? मेरिट्स में आना है। ठीक है, मैं अभी जो एग्जामिनेशन की बात करूंगा, जो भी बात करूंगा, मैं जनरल कैटेगरी जो है, ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा, क्योंकि समझो जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से अच्छे मार्क्स ला सकता है तो वो सारे कैटेगरी में फिट हो जाएगा। तो बाकी मैं एसटी एससी और सारे कैटेगरी के बारे में बात नहीं करूंगा। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपको जनरल कैटेगरी में मतलब 100 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। 100 प्लस मार्क्स स्कोर करने का मतलब है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि आपको सिर्फ कितने क्वेश्चंस राइट करने हैं? 50 क्वेश्चंस राइट करने हैं। दैट मींस यू विल गेट इजीली 100 मार्क्स। ठीक है, आपको 100 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे।
लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि यार मेरे को 100 क्वेश्चन में वो 50 क्वेश्चंस बरोबर आते हैं, एकदम 100% मैं श्योर हूं और मैं सिर्फ 50 करके आऊं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि प्री में ऐसे मतलब तार्किक क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं कि उसका आपको जो आंसर है वो सारा लगता है, सारा जवाब आपको लगता है ये होगा ये होगा ये होगा। तो इसकी वजह से आप 100% कॉन्फिडेंट होके भी एग्जाम देकर आओगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहता है। ये सारे आप इंटरव्यूअर जो लोगों के इंटरव्यू अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हो, सबके अलग अलग उसमें मत है कि हाँ मैंने सोचा था 150 140 130 लेकिन आया 88 96। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये 50 क्वेश्चन तो नहीं करके आना है, तो करके कितना आना है, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक एवरेजन बात करूं कि अगर आप सपोज करो 80 क्वेश्चंस करके आते हो, ओके, 20 क्वेश्चंस आपको बहुत कंफ्यूजन है नहीं आ रहे हैं, अगर 80 क्वेश्चन में अगर आप समझो कि 80 क्वेश्चन में 20 रॉन्ग हो गए, कितने रॉन्ग हो गए 20, यानी आपने किसने क्वेश्चन सही किया 60 किया, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी आ रहा था, 30 और आपने ट्राई किया जिसमें से 20 रॉन्ग हो गए और 10 आपने सही किया, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन के आपके मार्क्स कितने हो गए 120 ऐड हो गए। और ये जो आपने 20 क्वेश्चन रॉन्ग किया है, 20 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि आपका 3 अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1 मार्क्स गलत कटेगा, तो यानी आपका टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स माइनस होंगे 10 मार्क्स, क्योंकि सॉरी यहाँ पे आपके कितने, आप 20 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया 3 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट आप समझ लो 14 मार्क्स, ठीक है। यानी क्योंकि अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है तो 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया, तो ये 20 मार्क्स कितने क्वेश्चन के हैं 10 क्वेश्चन के हैं, एक मिनट, ये 20 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि आप इनटू डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ऑलमोस्ट ये कितना आता है, राउंड फिगर में 6 पॉइंट, लेकिन पॉइंट तो चलता नहीं 7 कर लेते, और 7 इंटू 2 तो टोटल कितने मार्क्स माइनस होंगे 14, तो यानी यहाँ पे 120 माइनस 14 इज इक्वल टू 106। समझा भी आपको, यानी अगर आप 60 क्वेश्चन सही करके आते हो, 60 क्वेश्चन के बदले आपको कितना मार्क्स मिला 120 मार्क्स मिला, लेकिन आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया था 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन में जो है आपने 20 क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर दिए, तो 3 रॉन्ग क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन का मार्क्स कट होता है, तो यानी 18 क्वेश्चन पे 6 क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा, और 20 क्वेश्चन पे यानी 21 क्वेश्चन पे 7 क्वेश्चन का मार्क्स, यानी 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 120 तो 106, यानी आपने 80 क्वेश्चन क्वालिफाई में आपने अटेम्प्ट किया जिसमें 20 रॉन्ग हो गए, फिर भी आपने इजीली क्या किया इसको क्वालिफाई कर लिया। आपने समझा, ठीक है। अब इसमें हम लोग दूसरा टर्म्स ले लेते हैं कि सपोज करो, ठीक है, सपोज करो आपने 80 ही अटेम्प्ट किया, 80 में जो है आपके 25 क्वेश्चन रॉन्ग्स हो जाते हैं, कितने 25, तो यानी अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो ये ऑलमोस्ट आपका 8 पॉइंट समथिंग आता है, तो 9 पकड़ के चलते हैं हम लोग फिलहाल के लिए, ठीक है, राउंड फिगर ये समझने के लिए। और आपने कितने क्वेश्चन राइट किए 55 इंटू 2 कितने हो गए 110, ठीक है, 110 110 में ये 9 क्वेश्चन आपका जो है रॉन्ग हुआ है, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, ठीक है, 110 माइनस 18 इज इक्वल टू 92 मार्क्स। यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस में जा रहे हैं, ओबीसी में जा रहे हैं, एससी एसटी में जा रहे हैं, तो भी आप ये क्या कर लोगे क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन एक ओपन वाले बच्चे को क्या हो जाएगा ये रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली वो 96 98, ठीक है, कभी कभी तो ये 106 तक भी कट ऑफ हुआ है, तो यानी आपको अब ये जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी वाला बच्चा है ये तो उसके लिए ठीक हुआ, ठीक है। मैं अगर बात करूं कि अगर आपको ओवरऑल जो अदर कैटेगरी को छोड़ के अगर एससी एसटी वाला है तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई आप लोग 80 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अच्छे से, 80 85 आप 100% क्वालिफाई कर लोगे अगर आप अच्छे से करते हो और आपके सारे जवाब सही है, ठीक है। लेकिन जो ओपन कैटेगरी वाला बच्चा है, ठीक है, ओपन कैटेगरी वाला, इसको कितने मार्क्स, इसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो ओपन कैटेगरी का बच्चा है उसको पास सिलेक्शन के लिए 100 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो हर शर्त में जो है 100 प्लस मार्क्स क्या होना चाहिए उसका आना चाहिए। तो हम लोग पहला शर्त देख लेते हैं। सपोज करो
एक एक तो शर्त हम लोगों ने देख लिया 80 अटेम्प्ट किया। अगर सपोज करो वो 85 अटेम्प्ट करता है, ठीक है, 85 अटेम्प्ट में 30 क्वेश्चन रॉन्ग करता है। 30 क्वेश्चन रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, टोटल उसको 10 क्वेश्चन के मार्क्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन के मार्क्स का मतलब है 20 मार्क्स माइनस होगा जितना भी मिलेगा, 80 माइनस 30, ठीक है। तो टोटल उसने कितना राइट किया, 55 इंटू 2 10 माइनस कितना 20, 90 मार्क्स आया, नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसने 85 अटेम्प्ट किया फिर भी नहीं सिलेक्शन होगा, यानी इसका सिलेक्शन कौन से शर्त में हो सकता है, अगर सपोज करो उसका रॉन्ग सिर्फ 25 आया, 25 की बजाय अगर उसका रॉन्ग 21 आया, यानी उसको कम से कम, ठीक है, उसको कम से कम 64 क्वेश्चन उसको राइट करने पड़ेंगे। यानी अगर वो 64 क्वेश्चन राइट करता है तो ठीक है, तो 128 मार्क्स यहाँ पे उसका स्कोर होता है। और 128 में अगर 21 यानी 7 इंटू 2, ठीक है, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 14 माइनस 128, 128 माइनस 14 इज इक्वल टू 114। यानी आप देख सकते हो कि ओपन वाला बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा ये 85 क्वेश्चन करके ही। बट शर्त ये है कि जितने भी वो प्रॉब्लम के आंसर दे रहा है उसमें रॉन्ग कम करने हैं। लेकिन आप फिर भी देख सकते हो कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, तो 50, अगर मैं आपको एकदम अच्छे से बात करूं तो 50 क्वेश्चंस जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। और 50 में जो होता है, 50 में 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 100% कर लोगे, ठीक है, यानी 50 मार्क्स ये कवर हो गया। 25 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप क्या कर लोगे, 25 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एलिमिनेशन करके आप उसको भी अटेम्प्ट कर लोगे, तो 50 मार्क्स ये हो गया। अब बचे 50 क्वेश्चन। अब यही जो 50 क्वेश्चंस है इसमें ही आपको दिमाग लगाना पड़ता है, यानी आपने जो पढ़ा है उन चीजों को याद करना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपका अपनी बुद्धि यूज करना है और ये 50 मार्क्स को ही आपको कॉम्पिटिट करना है। यानी आपने जो पढ़ा है वो एग्जामिनेशन ये 50 क्वेश्चंस के लिए नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसका एग्जामिनेशन ये बचे हुए 50 क्वेश्चंस के लिए है। जो बंदा ये 50 क्वेश्चंस में से एलिमिनेट करके या जो भी अपना बोलते हैं जो भी पढ़ा है उसने सब कुछ करके अगर वो सॉल्यूशन दे पाता है तो आप समझो वही बंदा क्या है, प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाता है, ठीक है। और बहुत लोग बोलेंगे यार ये प्री, इन्होंने 25 तो बहुत कम कहा है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन से ज्यादा 100% श्योर कोई भी नहीं होता है, चाहे कितना भी पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चंस प्री में पूछती है कि उसके सारे जो ऑप्शन होते हैं वो सब सही लगते हैं, ठीक है, तो ये एक टफ होता है। तो आपको ये पकड़ के चलना है कि अगर एक ओपन कैटेगरी वाला बच्चा रॉन्ग ज्यादा करता है, प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उसको मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं ना कि मिनिमम, आपको 90 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर उसको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा और कर सकता हूं तो ज्यादा से ज्यादा आप 95 अटेम्प्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि बाकी जो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं करूंगा सही हो सकता है अंदाजन बट नहीं होने के चांसेस है, उन 5 को छोड़ दो। मैं तो बोलूंगा 10 अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि हर पेपर में आपको 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब आपको पता ही नहीं है और बहुत लोग उसको अंदाजे से टिक करके आते हैं। मैं बोलता हूं अगर आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 90 क्वेश्चन में आपने वही 30 क्वेश्चन रॉन्ग किया, 30 क्वेश्चन रॉन्ग का मतलब 10 इंटू 2 आपका कितना हो गया, 20 मार्क्स माइनस होगा, ठीक है। और आपने कितना 30 माइनस 60 आपने सही क्वेश्चन किया तो 60 इंटू 2 यानी आपके कितने स्कोरिंग हुए, 120 हुए। और 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100, यानी आपके चांसेस क्या हो जाएंगे, प्री को क्वालिफाई करने के बढ़ जाएंगे। ये तो मैंने आपको जो गलती देख रहे हो ये मैंने कितना लिया है, 30 रॉन्ग आंसर्स काउंट किए हैं। बट जरूरी नहीं है कि 30 हो, ये 28 हो सकता है, 25 हो सकता है, यानी मैंने ये मैक्सिमम नंबर पकड़ा है। क्योंकि अगर यार आप इससे भी ज्यादा गलतियां करते हो तो आप यूपीएससी के लिए बने ही नहीं हो। क्योंकि जो लोग प्री नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो यानी उनमें 2 ही कमी है। पहली कि वो ये 100% क्या करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करते, जो आए नहीं आए सब सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरी चीज है उनकी तैयारी अधूरी है। अगर आपकी ये दोनों चीजों को छोड़ के अगर आप पूरी तरह से तैयारी करते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये बात रही प्री में जो GS1 है, पेपर 1 जो है
वो पेपर 1 को कैसे आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। तो आपको सिर्फ जीएस के लिए, पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर SC ST अदर EWS को छोड़ के, OBC EWS और ओपन को छोड़ के कोई भी मतलब अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 85 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, SC ST मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, इन जनरल आप 82, ठीक है, 82 85 अटेंड करे। OBC बंदा है, ठीक है, OBC ओपन और बाकी सारे कैटेगरी की बात मैं एक ही करूंगा, वो 90 प्लस और मैक्सिमम 95 जाए। मैं तो बोलूंगा 95 भी मत जाओ, 90 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि मैं 90 करके आऊं। अगर देखो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि यार 100 मार्क्स में अगर क्वालिफाई हो जा रहा है मैं 60 करके आऊंगा, 10 ही क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे, तो कभी कभी ये बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि जो उन्होंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, अगर वो 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो 20 माइनस मार्क्स होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है, सॉरी 14 मार्क्स। और उन्होंने अगर 50 राइट किया है तो 15 इंटू 2 100 मार्क्स होता है, 100 माइनस 14 86 मार्क्स, तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप कोई भी रणनीति इतना टफ मत करो। मैं आपको बोलूंगा एक ही एम रखो कि अगर आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, 90 प्लस मैं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आप गिरे से गिरे हालत में 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आओ। अगर आप 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो, मैं 100% बोलता हूं, अगर आपकी जो मैंने आपको बताया था कि 25 प्लस 25 50 क्वेश्चंस प्लस 50 क्वेश्चंस में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चन, जो आपको एलिमिनेशन और अदर वे से उसको सॉल्व करना है, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं आपका प्री जो है इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। बट शर्त यही है कि आपको जो मैंने ये प्रोसेस बताया है इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो तभी चेक होगा जब हम लोग सीसेट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो सीसेट क्वालिफाई कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। ये जो आपका सीसेट आता है, ठीक है, सीसेट जो आता है, ये सीसेट में आपको मैथ्स, कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग, ठीक है, ये 3 ही टॉपिक जो है इसमें कवर होते हैं। ठीक है, अगर मैं हमेशा जो भी अभी एग्जामिनेशन में पैटर्न आ रहे हैं अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के जो आपको आते हैं क्वेश्चन वो 25 टू 40 के बीच, ठीक है, 35 पकड़ के चलो, 25 35 आते हैं। रीजनिंग के थोड़े अभी कम हो गए, 25 टू 30, और कॉम्प्रहेंशन के भी अभी इस बार से मतलब 2 बार से देखे जा रहे हैं कि ये भी आपके अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन तक जा रहे हैं। तो यानी मैं आपको बात करूं, ये जो सी सेट होता है, देखिए ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपका प्री का पेपर चेक हो तो आपको सी सेट में क्या करना है, अच्छी स्कोरिंग करना है। तो सी सेट में अच्छी स्कोरिंग नहीं करना है, ठीक है, यही चीजें मैं बोलना चाहता हूं। अच्छी स्कोरिंग नहीं करना है, करना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका दोस्तों देखो सी सेट में अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ जाते हो, मतलब आप 80 क्वेश्चन पूरे राइट करके 200 मार्क्स लेकर आ जाते हो, तो याद रखो ये 1 मार्क्स भी काउंट नहीं होगा। तो इसमें मेहनत करके आपको कोई भी फर्क आपके पेपर पे नहीं पड़ेगा। प्लस अगर आप प्री जो आपका पेपर 1 है अगर उसमें भी आउट ऑफ मार्क्स लाते हो तो ये दोनों नहीं ऐड होता है। तो आपको हमेशा याद रखना, आप अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरीके से डाल लो कि क्या, कि आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर होने की वजह से सिर्फ आपको फोकस करना है कि मेरे को प्री क्वालिफाई करना है। बाकी जो भी स्कोरिंग करना है आपको किस में करना है, मेंस में करना है। मेंस में देखो, मेंस और प्री में यही फर्क है कि प्री में आपको रणनीति बना के कुछ क्वेश्चन छोड़ देने होते हैं, ठीक है, लेकिन मेंस में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो ये प्री और मेंस का फंडा है। मेंस पे भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें ना कैटेगरी बना लो, ठीक है, कि मैं रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन ये दोनों को मिला के अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। मतलब 2 सेगमेंट पे आप अच्छी पकड़ बना लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैथ्स को आप हटा दो, जिसका मैथ्स वीक है, ठीक है, क्वांटिटेटिव वाला जो वीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैं भी मैथ्स में बहुत वीक हूं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैथ्स में वीक है। तो मैं वो बच्चों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप मैथ्स में वीक है तो मैथ्स के पुराने जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं आप उनको सॉल्व करो, और कुछ मैथ्स के क्वांटिटेटिव आप जो इजी है, कुछ चीजें मैथ्स में इजी भी हैं, आप उनको सॉल्व करके जाओ। लेकिन आप रीजनिंग प्लस कॉम्प्रहेंशन को आप क्या कर लो, सॉलिड कर लो, क्योंकि रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन बहुत आप मैथ्स वाले इजीली कर सकते हैं। बस आपको समझने और उसका जो बौद्धिक क्षमता है आपको उसको डेवलप करने की जरूरत है।
या तो जो ये कॉम्प्रहेंशन को स्किप करना चाहते हैं, भाई मेरे को इसको थोड़ा स्किप करना है, इतना मेरे को दिमाग वगैरह लगा के काम नहीं करना है, बट मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, तो वो क्या कर सकते हैं, रीजनिंग प्लस मैथ का सेट बना लो। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए रीजनिंग प्लस आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग भी अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट ये 50 क्वेश्चन इनको मिला के ही आ जाते हैं। अगर यहां से भी पकड़ते हो तो 50, यानी यहां 30 मार्क्स का ये, 30 मार्क्स का ये, कोई भी साइड से माइनस करो तो आपको वो माइनस प्लस होते ही रहते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बोलूं कि आप 50 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए रेडी परफेक्ट बन सकते हो। प्लस देखो मैंने ये जो मार्क्स बताया जरूरी नहीं है कि, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्रहेंशन 40 मार्क्स तक पूछा हुआ है, रीजनिंग 30 पूछा है, 40-30। ठीक है, और मैथमेटिक्स के कम क्वेश्चन आए हैं। कभी कभी कैसा हो गया है कि अभी आप समझो कॉम्प्रहेंशन आपसे पूछ लेगा 30 क्वेश्चन, मैथ्स पूछ लिया 30 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछ लिया 20 क्वेश्चन, तो ये आपको मतलब कंफ्यूजन करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा 100% मैथ पूछ ले या 100% कॉम्प्रहेंशन पूछ ले या 100% ये पूछ ले, नहीं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, किसी किसी केस में आपको ये दिखेगा कहीं कॉम्प्रहेंशन ज्यादा है, कहीं मैथ्स ज्यादा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रीजनिंग के साथ या तो ये या तो कॉम्प्रहेंशन को एकदम सॉलिड बनाओ। मतलब आप जो भी फोकस कर रहे हो ये दोनों में से एक को लेके फोकस करो और अच्छे से रेडी करो। अब बचा आपका मैथ्स। ठीक है, मैथ्स को अब जो भी बच्चे ये दोनों को आप हैंडल कर रहे हैं, मैथ्स के पुराने सॉल्व करो, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करो, एडिशनल थोड़े बहुत सॉल्व करके जाओ, उनको उनके डिटेल समझो, उनको सॉल्व करने के बहुत सारे ट्रिक होते हैं जो मैं आपको आने वाले समय में वो ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। ठीक है, वो सब ट्रिक करके जाओ। मैं बोलता हूँ आप सीसेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें मेरिट्स नहीं होता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट लगती ही नहीं है, तो मेरिट नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ पास करना है। सिर्फ पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, 33%। ठीक है, 33% अगर आपको लेकर आना है तो यानी आपका ये एक क्वेश्चन है 2.5 का। ठीक है, 2.5 का अगर ये क्वेश्चन है तो आपको समझ के चलो कि आपको यहां पे 67 मार्क्स लेकर आने हैं, 60। ठीक है, यानी आप 33, अगर 200 का 33%, 67 पकड़ के चलो कि 66 तो जस्ट पासिंग है, तो जस्ट पासिंग नहीं, 67 मार्क्स लेकर आने हैं। तो 67 मार्क्स लाने के लिए आपको 80 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस राइट करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है अगर 2.5 मार्क्स का, बरोबर 2.5 मार्क्स का मतलब हो गया है कि ऑलमोस्ट आपको क्या करने हैं, नहीं एक मिनट, आप पकड़ के चलो 25 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन। ओके, 30 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, यानी 75 मार्क्स, 70 मार्क्स के ही आसपास आपको लाना है। अगर मैं बोलूं आपको सिर्फ 70 मार्क्स लेकर आना है, ठीक है, 70 मार्क्स लेकर आना है, 70 मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम 25 to 30 ही क्वेश्चंस राइट करने हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इजी है कि नहीं आपके लिए, सॉरी 30 to 35 क्वेश्चन राइट करने हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है कि नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आप इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए जो टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन में आपको पूरे 80 अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां भी नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो 80 क्वेश्चन में अगर आप समझो आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, 40 क्वेश्चंस का मतलब कितना हो गया, 40 2 80, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स आ रहे हैं, और आपने इसमें अगर रॉन्ग कर दिया 10 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस, 10 यानी 10 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स जाएगा, तो 9 क्वेश्चन पे 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन के मार्क्स। लेकिन हम लोग राउंड फिगर में पकड़ते हैं इसको, समझो आपने 12 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, ठीक है, तो 12 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, आपके 4 क्वेश्चन के मार्क्स जाएंगे, तो यानी 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स माइनस होने का मतलब क्या है, 100 माइनस 10, यानी आप कितना मार्क्स लेकर आओगे, 90, तो भी इजीली आप क्या कर लोगे, क्वालिफाई कर जाओगे। अब समझ में आ रहा है, मतलब आप अगर देखोगे तो इजीली क्वालिफाई करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इतना समझ में आया? वापस से मैं समझा देता हूं, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं एक बार वापस से आपको समझाता हूं। अगर आप सपोज करो 40 क्वेश्चंस करके आ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग कितना है, 3 क्वेश्चन पे 1.5 मार्क्स कट होगा, ठीक है। और आपने समझो 12 क्वेश्चन को क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। मेरा मैथ्स पहले ही मैं बताया अच्छा नहीं है, तो कहीं भी मिस्टेक रहेगा तो आप एक कैलकुलेशन कर लेना, बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने टोटल कितने क्वेश्चंस राइट किए, 40 इंटू 2.5, तो 40 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 होता है। फिर इसके बाद आपने 12 क्वेश्चन रॉन्ग किया, तो 12 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब आपने कितना क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा, 4 इंटू 2.5 कितना हो गया, 10, ठीक है। 100 माइनस 10 कितना हो गया, ये आपका 90। तो आप समझ सकते हो कि ये 90 मार्क्स आया तो भी आप क्या कर गए, क्वालिफाई कर गए। यानी आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो भी आपका जो एग्जामिनेशन है क्वालिफाई हो गया। लेकिन अपने को इस रिस्क पे नहीं चलना है, क्योंकि अपना जो ये 66 मार्क्स लाना है, 66 मार्क्स का मतलब क्या हो गया आपके लिए, 66 मार्क्स जो, तो आपको 66 मार्क्स लाने के लिए कम से कम क्वेश्चन आपको 28 क्वेश्चन क्या करना है, आपको सही करना है, ठीक है। तो आपको इतना भी मतलब आपको इतना रिस्क लेके काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 60 क्वेश्चन इंटू 2.5 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट आपका कितना मार्क्स होता है, 150 मार्क्स, ओके। 60 क्वेश्चन में अगर आपका समझो 20 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाता है, 20 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 3 पे 1 का मार्क्स जाएगा, तो यानी टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन का मार्क्स जाएगा। तो 7 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 14 और 3.5, मतलब समझो 18 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन का मार्क्स, तो 18 माइनस 150, तो भी आप क्या बोलते हैं, इजीली मार्क्स आप इसमें क्या कर रहे हो, लेकर आ रहे हो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आपको जो सी सेट क्वालिफाई करना है, सी सेट में आपको 60 टू 65 मार्क्स लेकर आना है। अगर ये 60 टू 65 मार्क्स में आप सी सेट में स्कोरिंग कर लेते हो, यानी 66%, 33%, यानी 66 मार्क्स अगर आप लेकर आते हो मिनिमम, तो आपको जाके प्री का पेपर चेक होगा, और प्री का चेक होगा तब आप मेंस में जाओगे। तो आपको याद रखना है, मैं आपको एकदम इजीली बता देता हूं, प्री प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको पेपर वन में आपको कितना क्वेश्चन अटेंड करना है, 9, और सी सेट में आपको अगर आप क्या बोलते हैं 55 प्लस अटेम्प्ट करोगे तो भी अच्छा है, लेकिन इसमें आपको राइट कितने करने हैं, सी सेट में राइट आप पकड़ के चलो कि आपको 40 राइट्स करने हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन राइट करना है। अगर आप 40 क्वेश्चन राइट करते हो तो 40 क्वेश्चन राइट करोगे 100, 15 क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग भी हो गए तो 15 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया कि 3 क्वेश्चन के आपको 5 क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 12.5, अगर राउंड फिगर में भी पकड़ो तो भी 87 मार्क्स आपके आएंगे और आप सी सेट क्वालिफाई हो जाओगे। इसके लिए आपको सी सेट की कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि सी सेट के लिए मुझे सिर्फ 60 क्वेश्चन, और जो पेपर वन है जीएस पेपर के लिए अपने को 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब 85 मिनिमम यहाँ पे है और वहां पे 55 मिनिमम, तो दोनों जगह ये पकड़ के चलो। और 65 से ज्यादा क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो, यानी सी सेट में आप 15 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो। जो नहीं समझ रहा है, टफ लग रहा है, उसको लास्ट के लिए छोड़ो, अगर नहीं आता है छोड़ दो, ट्राई मत करो। और जीएस पेपर के लिए आप 10 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो, आप लास्ट के लिए रखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मगजमारी से उसको सॉल्व मत करो। ये रही अपनी सी सेट और जीएस की रणनीति, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएस वन, ठीक है, जीएस वन में क्या क्या आता है, ठीक है। जीएस वन में पढ़ना क्या क्या है आपको, तो वो हम लोग बात कर लेते हैं। जीएस वन में आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास, ठीक है। भारतीय इतिहास के बाद अर्थशास्त्र,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बाद आपको लिखना है भारतीय राजनीति, फिर चौथा भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत विश्व का भूगोल। इसके बाद समसामयिक घटना, इसके बाद पर्यावरण और परिस्थिति, मतलब पर्यावरण तंत्र पे आधारित जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उनको पढ़ लेना जो आपके करंट अफेयर्स में आते रहेंगे। आपको प्री के लिए इतनी ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो प्री के लिए आपको क्या क्या, भारतीय इतिहास, जो भारत का इतिहास है वो, अर्थशास्त्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय राजनीतिक, भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, समसामयिकी घटना, पर्यावरण, आपको यही पढ़ना है और यही क्या करना है, आपको रेडी करना है। मैं बोलता हूं आप अगर ये आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। अभी मैं इसमें आपको बात कर लेता हूं कि क्या क्या अपने को इसमें छोड़ देना है। मैंने वो सारी चीजें आपके लिए मैंने मटेरियल रेडी करके रखा है कि आपको क्या क्या छोड़ देना है इसमें। तो ये तो बात हुई क्या क्या अपने को करना है। अभी इसमें आपको जो है विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास के बाद आपको पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट, भूकंप वगैरह, जो मतलब आपके अर्थक्वेक्स वगैरह वो सब जो रिलेटेड होते हैं, वो सब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही आपको क्या करना है, लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सम इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, जो राष्ट्रीय संबंध है वो सब अपने को क्या करना है, प्री के बाद ही पढ़ना है। इसके बाद एथिक्स, एथिक्स तो आपको भी पता है कि ये भी बाद में पढ़ना है। गवर्नेंस, गवर्नेंस के बाद सोसाइटी जस्टिस, सोसाइटी जस्टिस, यानी 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 टॉपिक है, विश्व इतिहास, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एथिक्स, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये सब आपको क्या करना है, ये प्री, मतलब जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, प्री प्लस मेंस दोनों जब साथ में पढ़ना है, तब इसको नहीं पढ़ना है। ये आपका जब प्री क्वालिफाई हो जाता है, जब 2 महीने का टाइम फ्रेम बचता है, तब इसकी तैयारी करना है, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो ये अपना हो गया GS1 हो गया। GS1 के बाद हम लोग ले लेते हैं अपना GS1 का खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मेंस की, ठीक है। जो अपना मेंस है, अब हम लोग बात करते हैं मेंस की, ठीक है। मेंस जो है आपका टोटल होता है 750 मार्क्स का, ठीक है। 750 मार्क्स में मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसे, फिर इसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4, इसके बाद ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ठीक है। ये सारे क्या है आपके 250 मार्क्स के हैं, ओके। अब मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपको ऐसे में कम से कम स्कोर करना है कितना, 125 प्लस 130, तो मैंने ये एक्सेप्शनल केस में बताया था। पेपर GS1 में आपको नहीं तो भी आप अगर 100 का एवरेज भी लेके चलते हो, ठीक है, 100 का एवरेज भी लेके चलते हो, और ऑप्शनल में अगर आप समझो 150 मतलब 300 मार्क्स स्कोर करते हो, तो ये टोटल कितना हुआ, 300 400 500 600 700 825 मार्क्स हो गया। ये 825 मार्क्स आपका जो है, ये क्या है, ये आपको एकदम स्टेज कट टू कट आप लेकर चल रहे हो, मतलब आपको कट टू कट 825 मार्क्स ये होने के बाद, हाँ 300 400 500 600 700 825,
इसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, क्या होता है, इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में आपको जो है मिनिमम 175 मार्क्स, यानी आपको ये 175 मार्क्स, अगर आप ओपन कैटेगरी में है तो आप ये समझ के चलिए कि आपको कितना भी गिरी हालत में आपको 160 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी आपके लिए कंपटीशन ज्यादा हो गया। बाकी ओबीसी वगैरह है तो उनको समझो 150 प्लस, और बाकी SC ST है तो उनको 140 प्लस, 130 भी चल जाएगा एक बार उनको, क्योंकि अगर यहाँ पे 130 प्लस करते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है, 955 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है ये कि ST SC के लिए। बाकी अगर आप अदर कैटेगरी में लाना चाहते हो तो 150 मार्क्स भी चल जाएगा आपको, ठीक है, 975 मार्क्स। फिर हो सकता है आपको IAS IPS एक कभी कभी के लिए टफ हो जाता है, इतनी कट ऑफ आ जाता है, क्योंकि IPS के लिए तो 950 पे मिल भी जाता है कभी कभी, बट IAS बहुत मुश्किल हो जाता है। तो IAS के लिए आपको 980 का ही फोकस करके चलना है, 980, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि एकदम लो फोकस पे ये मार्क्स आपको स्कोर करना है। बाकी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे और यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम होते हैं, आपको देखो मैं एकदम इजी चीज बताता हूँ। आप मार्क्स जो है, मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये जो 3 चीजें यहाँ पे फोकस करोगे, ऐसे 140 लाने की कोशिश करो, ऑप्शनल में आप दोनों मिला के 340 लाने की कोशिश करो, ठीक है, 340 350, और आपका एक पेपर है एथिक्स, एथिक्स में 120। बस ये 3 पेपर आप क्वेश्चन फोकस कर लो। ये 3 पेपर के ही अगर आप मार्क्स देखोगे 300 400 500 500 एंड 550 550 610 मार्क्स होते हैं। 610 प्लस इंटरव्यू के अगर आपने 150 मार्क्स भी लाया, 150 मार्क्स भी लाया, तो ये कितने हो जाते हैं आपके 760। यानी आपको टोटल अब कितने मार्क्स चाहिए, 240 मार्क्स चाहिए ये तीनों में 1000 मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। 1000 मार्क्स करने के लिए कितने चाहिए, 240 मार्क्स चाहिए। अगर आपका पेपर ये सब खराब भी गया और आपने मिनिमम 80 मार्क्स भी लाए, तो भी आप 1000 मार्क्स क्वालिफाई करके आप क्या बोलते हैं, IAS IPS जो भी बनना है आप बन जाओगे। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका ऑप्शनल पे ही फोकस करना है, ऑप्शनल ही आपको उठा सकता है, ठीक है। और आपका ये मार्क्स अगर अच्छा और आ गया, अगर आपने समझो 100 का एवरेज बना लिया, तो मैं बोलता हूं आप टॉप भी आ सकते हो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको सिंपली बताऊं, ऑप्शनल की तैयारी बरोबर नहीं रहती उनकी। अगर ऑप्शनल की भी हो जाती है तो उनकी ऐसे की तैयारी बरोबर नहीं रहती, उनकी ऐसे की ऑप्शनल की बरोबर रहती है, तो उनकी GS की तैयारी बरोबर नहीं रहती है। लेकिन जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, GS ऑप्शनल ऐसे, ये तीनों चीजों पे, यानी ऐसे ऑप्शनल और GS, ये तीनों चीजें पे अच्छी पकड़ रखता है, अच्छा पढ़ता है, वही रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं। बाकी लोग क्या है, टॉप 10 टॉप 20 टॉप 15 में आते हैं, बट टॉप वही लाता है जो इनमें रैंकिंग करता है। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये इंटरव्यू के जिसके भी 200 मार्क्स आते हैं, कभी कभी ये सब मार्क्स में कम आने की वजह से रैंकिंग में नहीं आ पाते। तो इंटरव्यू का मार्क्स तो आपको डिपेंड करता ही है, बट आपका जो ऑप्शनल का मार्क्स है ये बहुत ज्यादा आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट बनता है। और ऐसे का तो आपको फोकस करना है कि ऐसे, ऑप्शनल, ठीक है, और आपका एथिक्स, ये पेपर अच्छे जाने चाहिए। और इसके बाद GS1 GS2 GS3 में आपको 100 प्लस मार्क्स का फोकस करके चलना है। 150 160 पे ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ 100 मार्क्स के क्वेश्चन। और अब इसको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, ये चीजें भी मैं बता दूं आपको, पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितनी तैयारी करनी है। अब मेंस में पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि पेपर A और B जो होता है, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं, जो उनको एक लैंग्वेज हिंदी और एक इंग्लिश का जो पेपर देना पड़ता है, ठीक है, जो कुछ राज्य को छोड़ के, मतलब जैसे अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और मेघालय, ठीक है। ये जो राज्य है 1 2 3 4 5 6, ये राज्यों को पेपर A देना जरूरी नहीं है, इनके लिए ये पेपर कंपलसरी नहीं होता है।
ठीक है, लेकिन बाकी जो भी राज्य है उनके लिए ये पेपर क्या हो गया, अनिवार्य है, तो ये पेपर उनके लिए देना जरूरी है। तो आप सभी को ये जो भी मतलब यूट्यूब पे और बाकी जगह मैंने देखा है बहुत लोग वीडियोस डालते हैं, आप पेपर ए देने की जरूरत नहीं, बी देने की जरूरत नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेपर ए भी बहुत ईजी आता है, उस पर फोकस नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ के जाना है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं GS1 में क्या पढ़ना है, GS2 में क्या पढ़ना है, ठीक है, GS3 में क्या पढ़ना है। तो ब्लैक पेन कहाँ गया। अब अगर हम लोग बात करें GS1, ठीक है, तो इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति पढ़ना है। ठीक है, भारतीय विरासत एंड संस्कृति। इसके बाद इसमें दूसरा क्या पढ़ना है आपको, विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, देखिए विश्व के इतिहास से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, तो बहुत लोग इसको स्किप भी कर देते हैं, बट मैं बोलूंगा कि एक बार आप अच्छे से जरूर पढ़ ले। तो विश्व का इतिहास उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है प्री और मेंस के हिसाब से, बट क्या है आपके सिलेबस में है तो पढ़ना जरूरी है। विश्व का इतिहास के बाद और क्या आ जाता है आपका, भूगोल। इतिहास, भूगोल, आपका ये जो भारतीय विरासत एवं संस्कृति है, ये सब एक चीज ध्यान रखना, करंट अफेयर्स को लिंक करके पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में जहां कहीं के मुद्दे उठे रहते हैं, जैसे जीआई लोकेशन का कहीं कुछ आ गया या समथिंग व्हाटएवर, तो उसी से रिलेटेड जो है इतिहास, भूगोल, संस्कृति के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर टाइम आते हैं, बट उसी से रिलेटेड आते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह का मतलब एग्जामिनर को भी पता है, जो पेपर पैटर्न बनता है यूपीएससी के थ्रू उनको भी पता है कि अभी ये चीजें जो है हाईलाइटेड है, तो बंदा कितना प्रेजेंट है। तो उन सब रिलेटेड टॉपिक्स को आप क्या को रिलेट करके पढ़िए। अगर आप क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और करंट अफेयर्स में ऐसा कोई मुद्दा आया जो आपके भारतीय संस्कृति, विरासत, विश्व इतिहास और भूगोल में है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि आप देख लेना 100% उसमें से क्या बोलते हैं क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद GS2 में देखते हैं शासन, संविधान, शासन, संविधान, ठीक है, फिर इसके बाद सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध और एक मिनट, हाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंध और एक राजनीति। ठीक है, तो ये GS2 में आते हैं शासन, संविधान, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति। मतलब आप जो पॉलिटी वगैरह पढ़ रहे हो, संविधान, वो सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे। तो एक चीज याद रखना, अगर करंट में कोई मुद्दा चल रहा है, जैसे आपने देखा हिजाब का मुद्दा चल रहा है, और कोई भी मुद्दा अगर आता है करंट अफेयर्स में, तो उस मुद्दे को आपको यहाँ पे लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेटली उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता। इसके बाद पेपर GS3 की अगर हम लोग बात कर ले, GS3 में आपका आता है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के बाद आता है आपदा प्रबंधन, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता के बाद पर्यावरण। इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, जो भी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सब पढ़ना है। ठीक है, जो करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर्स में कुछ भी दिख रहा है, आप उसको पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि आप डेफिनेटली उससे मिलते जुलते, अगर आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक्स है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि कभी भी याद रखो, जो यूपीएससी है वो करंट अफेयर्स में चल रहे जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उससे ही रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जो मैंने 100+ मार्क्स बोला, वो 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर से इंटरलिंक होके आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो 4th पेपर है GS4। अब GS4 जो है, ये तो आपको भी पता है कि ये तो आपका आचार विचार
तो एथिक्स से रिलेटेड ये जो भी पेपर आते हैं इसमें आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही क्या होते हैं, इजी होते हैं। इसमें ये आपको ये 4 ही चीजें पढ़ना है। आचार विचार आपके पूछे जाते हैं, ईमानदारी, कौशल और यही सब, और हाल ही में जो भी मुद्दे रहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक दे देते हैं कि अगर आपके सामने ये परिस्थिति होती वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हम लोग आगे आने वाले सब जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें ये डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आज इसके बारे में ही समझ रहे थे कि कैसे क्या हमको क्या पढ़ना है। तो ये मेंस हो गया, मेंस में आपको यही पढ़ना है। इसके बाद आपका जो ऑप्शनल है, आप जो ऑप्शनल लोगे ऑप्शनल के हिसाब से आपको बुक्स वगैरह पढ़ना है। तो मैं जैसे आपको हिंदी साहित्य के लिए रिकमेंड कर रहा हूं, तो हिंदी साहित्य पे मैं अलग से एक वीडियो बना के लेकर आऊंगा कि ऑप्शनल के लिए हिंदी साहित्य के लिए कौन कौन सी बुक पढ़े, साथ ही साथ मेंस के लिए कौन सी बुक पढ़े। तो आने वाले वो समय में वीडियो बना के लाऊंगा। तो अभी हम लोग एक लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि है कि मतलब आपको कितना मार्क्स लाना है ओपन और ईडब्ल्यूएस वाले को। अगर ओपन कैटेगरी का है जनरल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ये अगर समझो आईएएस के लिए और अपना आईपीएस के लिए मैं मार्क्स की बात कर लेता हूं। अभी जैसे जनरल कैटेगरी वाला जो बंदा है, अगर वो जनरल में 980 प्लस लाता है उसको आईएएस मिल जाता है, ठीक है, 980 आपको मिनिमम पकड़ के चलना है। वही सेम चीज ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 940 है और आईपीएस के लिए 950 प्लस और इसके लिए 900। आपको ये मार्क्स लाने हैं। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो आईएएस में ओपन कैटेगरी वाले को जो रैंक लाना पड़ता है वो ऑलमोस्ट मतलब समझो यहाँ पे 75 रैंक के अंदर आता है तो उसको आईएएस मिलता है। और अगर 150 रैंक के अंदर, अभी तो 200 तक भी एक दो बार गया है, मतलब आप पकड़ के 150 रैंक तक भी आता है तो उसको आईपीएस मिल जाता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वाला जो है, अभी अगर रैंकिंग के हिसाब से बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वाले को समझो 940, तो 940 का मतलब हो गया कि इसको रैंकिंग के लिए 200 रैंकिंग तक मिल जाता है। अभी तो 250 रैंकिंग वाले को भी ईडब्ल्यूएस में मिला था। और अगर आईपीएस की बात करूं तो ये 300 रैंकिंग तक, ठीक है। अभी आपको लगेगा यार ओपन और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, तो मैं आपको बता दूं एक एक मार्क्स पे लगभग 10 रैंकिंग होती है, ठीक है। तो 10 मार्क्स में ही आपको 100 रैंकिंग देखने के लिए मिल जाती है, तो इसलिए उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये रैंकिंग का है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको समझो आईएएस आईपीएस के लिए 900 प्लस मार्क्स लाने हैं और 300 के अंदर ही रहना है। अगर आप ओपन में आते हो तो ओपन वाले के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला वर्ल्ड है। अगर आपको आईएएस चाहिए तो 75 रैंकिंग के अंदर रहना है और सबसे अच्छी बात कि आपको जो है 980 प्लस मार्क्स लाना है। तो ये ओवरऑल एक पैटर्न था, ये सब कुछ मैंने बता दिया। यूपीएससी की तैयारी कैसे करना है, कितना मार्क्स लिख रहा है, कितना कट ऑफ होता है, क्या क्या एग्जामिनेशन के पैटर्न है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये एक मैंने बेसिक चीज क्लियर कर दिया। आपको अगर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट कर देना। अगर कुछ आपको लग रहा होगा कि कुछ मुझे और ऐड ऑन करना चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना। अब आने वाले वीडियो में मैं कौन से बुक्स पढ़े, कैसे तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, और आपको पूरी तरह से मैं एक टाइम टेबल बना के दे दूंगा, क्योंकि टाइम टेबल आजकल इजी नहीं है बना पाना, तो मैं वो भी बना के दे दूंगा ताकि आप तैयारी कर सके। और अभी जो 2023 के लिए 23 से अभी शुरुआत की है, वो 2024 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं तो बोलूंगा 24 के लिए अभी कम टाइम है, 2025 की तैयारी करें। और करंट अफेयर्स में एक बात और छूट गई है कि आप जो भी करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो लास्ट 2 ईयर्स का ही करें, उससे ज्यादा नहीं कि 10 साल 5 साल का नहीं, सिर्फ 2 ईयर्स का। तो आज के लिए इतना।